ओके, हम लोग शुरू करेंगे पार्ट नंबर 2 ऑफ एसएलओस। यूनिट नंबर 5 हम लोग कर रहे थे फ्रॉम एनबीएफ, दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। इसके हम लोगों ने एसएलओस का पार्ट नंबर 1 किया था, जिसमें हमने कुछ एसएलओस डिस्कस किए थे जो शुरू के एसएलओस थे अबाउट द नर्वस सिस्टम के बुनियादी तौर पर वो होता क्या है, और न्यूरॉन्स की हमने कुछ टाइप्स को पढ़ा था। ओके, सो नर्वस सिस्टम हम चैप्टर कर रहे थे। दिस इज़ पार्ट नंबर 2 ऑफ एसएलओस। हम एसएलओस कर रहे हैं जो फेडरल बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं। एनबीएफ की बुक इन्हीं एसएलओस से बनी हुई है। इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं। बेहतर है कि आप पहले पार्ट 1 को देख लें, और अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है सो दिस इज़ द पार्ट 2। सो अब हम लोग अगले एसएलओ की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज स्टेट दैट नर्व इम्पल्सेस आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट ट्रैवल अक्रॉस न्यूरॉन्स। ओके, हमने स्टडी कर लिया है व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम। अब हम सबको ये चीज़ पता है पिछले पार्ट से कि नर्वस सिस्टम क्या है। हमें ये भी पता है कि न्यूरॉन्स क्या हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। अब वो कहते हैं स्टेट द नर्व इम्पल्सेस आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट ट्रैवल अक्रॉस न्यूरॉन। तो अब हम देखने लगे हैं कि एक्चुअली में न्यूरॉन्स करंट को कंडक्ट कैसे करते हैं, या वो एक इंफॉर्मेशन को भेजते कैसे हैं। तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन को भेजते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, जो इस एसएल में बुनियादी तौर पर कहा गया है। और नर्व इम्पल्स क्या है? सो नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, एक सिग्नल होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जाएगा। हम अभी देखेंगे कि कैसे। और जब वो दूसरी साइड तक पहुंचेगा, जो दूसरी तरफ कोई भी इफेक्टर है या कोई भी ब्रेन है, तो उसको समझ आ जाएगी कि इस सिग्नल का क्या मतलब है। ओके, सो दिस इज एन इम्पल्स। अब इस एसएलओ में बुनियादी तौर पर वो सिर्फ ये कह रहे हैं स्टेट्स, और स्टेट का सिंपली मतलब है कि आपने बताना है, यानी आपको सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नर्व इम्पल्सेस जो सिग्नल्स वो ट्रांसफर करते हैं दे आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। लेकिन हमारी बुक्स में या आम तौर पर इसके साथ ये भी एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि वो इम्पल्स ट्रैवल कैसे होता है। तो यहाँ पर भी हम मुख्तसरन ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या एक इम्पल्स एक न्यूरॉन में ट्रैवल कैसे होता है। सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें समझना होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और उसके लिए चलें हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज़ आवर सेल मेम्ब्रेन। ये ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल है, ऑलमोस्ट सब सेल्स में ये चीज़ होगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सो आप देख सकते हैं ये डबल सेल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बायलिपिड स्ट्रक्चर है। नाउ यहाँ पर क्या है कि इन दिस डबल लेयर, यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको पता है दिस इज द इनसाइड ऑफ द सेल। ये सेल की मेम्ब्रेन है ना, दिस इज द इनसाइड ऑफ द सेल एंड दिस इज द आउटसाइड ऑफ द सेल। ओके, लेकिन यहाँ पर इससे भी बहुत ज़्यादा अब एक ख़ास चीज़ हम सेल के बारे में देखने जा रहे हैं, जो मे बी आपने पहले सुनी हुई हो, मे बी आपने पहले ना सुनी हुई हो। ये तकरीबन तमाम सेल्स में पाई जाती हैं इन द ह्यूमन बॉडी। होता ये है कि आपके इनसाइड एंड आउटसाइड आपके पास आपका आपके पास वाटर है बुनियादी तौर पर, एक लिक्विड है, और उसके अंदर आपके पास डिफरेंट सॉल्यूट डिजॉल्व हैं, मेनली सॉल्ट्स। दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स या आयंस जो आपके पास आपके इनसाइड और आउटसाइड सेल में होते हैं, दे आर सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस। कहाँ से आ रहे हैं? जो आप नमक वगैरह खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा और जितने मिनरल्स रहते हैं उनसे ये आयंस आ रहे हैं। और चूँकि यहाँ पर लिक्विड है, एक एक्वस सोल्यूशन है, सो उसके अंदर ये डिजॉल्व है। सो बाहर भी हम आपके पास जो है देयर विल बी सोडियम आयंस समथिंग लाइक दिस। सोडियम आयंस को फॉर एग्जांपल यहाँ पर एज अ डिपिक्शन मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, दीज आर सोडियम आयंस एंड मे बी सम हम आपके पास पोटेशियम आयंस भी हैं। फॉर एग्जांपल उनको मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये आमतौर पे ड्राइंग्स के अंदर ये स्टैंडर्ड है जो चीज़ मैं अभी समझाने लगा हूँ। मतलब आप इसको उलट भी कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये सर्कल होता है ट्रायंगल, दिस इज जस्ट अ डिपिक्शन। ओके, सो मे बी आपके पास कुछ यहाँ पर पोटेशियम आयंस हैं। समझने की चीज़ ये है कि अगर ये सोडियम आयन यहाँ पर मौजूद है, तो इसी के साथ इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग आयन भी मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, अगर हमने एक नमक खाई थी तो उसके अंदर से क्लोरीन भी मौजूद है। तो इस वजह से ऑल्दो दीज आर पॉजिटिव आयंस, ये वाली साइड न्यूट्रल है, क्योंकि इन्हीं का कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव आयंस भी मौजूद होते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड सिमिलरली अंदर भी आपके पास सोडियम और पोटाशियम आयंस मौजूद है। ओके, और इसके साथ-साथ और भी कई आयंस मौजूद हैं। ये 2 ख़ास आयंस हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब यहाँ पर ख़ास चीज़ ये है कि आपके पास एक इधर पंप लगा होता है इन ऑलमोस्ट एवरी सेल मेम्ब्रेन, जिसको कहा जाता है द सोडियम पोटेशियम पंप, और ये ख़ास मकसद के लिए लगा होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये करता क्या है। आपके पास ये एक प्रोटीन है, पंप असली पंप नहीं, एक प्रोटीन है, हम उसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप।
कुछ इस तरीके से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आयंस हैं ये इस मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, बीच में खास चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू ये इसको क्रॉस करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पर आपके पास एक पंप मौजूद होगा जिसकी मैं बहुत ही एक सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स इस तरह से नहीं दिखता, तो इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस। राइट, कुछ इस तरह की शेप होगी। मतलब मैं यहाँ पर क्या चीज़ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ इस तरह की एक शेप ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवेज़ आप सोच रहे होंगे ये क्या है, सो ये भी मैं बताता हूँ। बट एनीवेज़ कुछ इस किस्म का आपके पास एक पंप होगा, सो मे बी इनको आप थोड़ा-सा टिल्ट कर दें, बल्कि मैं इसको थोड़ा-सा टिल्ट करता हूँ। थोड़ा-सा इसको अब फाइनल बनाते हैं। सो कुछ इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल टिल्टेड, ये टिल्टेड इस तरह से होगा नहीं, ये सिर्फ़ एक डिपिक्शन है। अ, समथिंग लाइक दिस मे बी। तो इस तरीके से ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं इनके अंदर। यहाँ पर ये सर्कल्स होंगे जो मैंने ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर मे बी ये ट्रायंगल्स होंगे, बट मैंने सिर्फ़ ये एक डिपिक्शन ड्रॉ की है। अब होगा ये कि जो सोडियम आयन्स हैं ये इस पंप के साथ इस जगह पर जुड़ेंगे। एंड अगेन सोडियम आयन सर्कल नहीं होंगे, पंप के अंदर कुछ सर्कुलर जगह नहीं होंगे, उसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ एक डिपिक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 सोडियम आयन्स आपके पास जुड़ेंगे, जबकि 2 एट द सेम टाइम 2 पोटेशियम आयन्स आपके पास जुड़ेंगे। हो क्या रहा है ये अभी आपको समझ आएगी। तो दिस इज कॉल्ड द सोडियम पोटेशियम पंप। ये जब इस तरह से जुड़ गया नेचुरली, सो यहाँ पर अब आपके पास एक एटीपी आएगा। एटीपी जिसके बारे में आपको पता होगा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी जैसे सिंपली एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आकर ये भी इसके लिए भी एक ख़ास जगह होगी, वहाँ आकर जुड़ जाएगा और फिर वो अपना जिस तरीके से फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ करता है एनर्जी देने के लिए, जिसको आप पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे। सो यस, प्लस एनर्जी। सो एनीवेज़ ये उसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ हो गया है। नाउ ये एटीपी यहीं पर बाइंड रहेगा एंड देन दिस फॉस्फेट विल बाइंड ऑल्सो ऑन अनदर पेज। तो यहाँ पर इधर आकर फॉस्फेट आपका बाइंड कर जाएगा और एटीपी यहाँ से एडीपी यहाँ से चला जाएगा। सो जो फॉस्फेट यहाँ पर बाइंड किया है, इस फॉस्फेट के बाइंड करने की वजह से, और ये ऑफ कोर्स कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई है जिसकी वजह से ये बाइंड हुआ है। सो आप कह सकते हैं जैसे इसके अंदर एक एनर्जी पुट की गई है। तो एनीवेज़ यहाँ पर वो फॉस्फेट लगेगा, रिलेशन इसको कुछ कहते हैं अ, फॉस्फोरिलेशन। सो एनीवेज़ इसके ऊपर ये लगेगा एंड देन ये उलट जाएगा। सो मैं इसको अगली वाली इसकी अगले इमेज को यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, यहीं पर आगे जाकर ये होगा। कुछ इस तरीके से ये उलट जाएगा। समथिंग लाइक दिस। सो मे बी ये आपके हो गए सर्कल्स, देन ये आपके हो गए ट्रायंगल्स, पोटेशियम आयंस। देन जब ये इधर जुड़ जाएगा, तो इधर जब ये इस पोजीशन में आएगा, ओके वन थिंग जो मैंने मिस्टेक की है, सबसे पहले जब ये इस पोजीशन में होता है तो यहाँ पर पोटेशियम आयंस नहीं जुड़ेंगे। ओके, ये ऐसी एक स्टेट में है जिसमें पोटेशियम आयंस यहाँ पर नहीं जुड़ते, ओनली सोडियम आयंस यहाँ पर जुड़ेंगे इनसाइड ऑफ द सेल। देन आपके पास जो है यहाँ पर से जब ये आउटसाइड आएगा, तो ये जो सोडियम आयंस हैं दे विल गो आउटसाइड। वो ऑटोमैटिकली बाहर चले जाएँगे क्योंकि वो इनको छोड़ देगा। ये एक ऐसी स्टेट में आ जाएगा कि अब सोडियम आयंस बाइंड ही नहीं रह सकेंगे, तो ऑटोमैटिकली वो आउटसाइड चले जाएँगे, वापस तो जा नहीं सकते। और अब जो बाहर से पोटेशियम आयंस हैं, 2 पोटेशियम आयंस इधर आकर जुड़ जाएँगे। एंड देन जब ये 2 पोटेशियम आयंस इधर आकर जुड़ेंगे, तो वो फॉस्फेट जो था, ये वाला फॉस्फेट, ये ऑटोमैटिकली उतर जाएगा क्योंकि इसकी शेप थोड़ी-सी चेंज होगी एंड देन ये वापस इस शेप में आ जाएगा एंड देन अब उन 2 पोटेशियम आयंस को ये वापस छोड़ देगा। तो हुआ क्या है, अगर मैं उसको सीधे लफ्ज़ों में लिखूँ कि हमने सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू एट द सेम टाइम, मतलब एक साइकिल में 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजा है, पम्प्ड आउट ऑफ द सेल। और ये हमें खुद पंप लगा करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोग पंप नहीं करेंगे तो ये खुद से कभी नहीं जाएँगे क्योंकि इनका एक कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडिएंट है, ये अपनी कॉन्सन्ट्रेशन बरकरार रखना चाहते हैं। हमें खुद एनर्जी लगाकर इसको पंप करना पड़ेगा। एंड देन 2 पोटेशियम आयंस पम्प्ड इन। ओके, लेकिन ये हम कर क्यों रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है? तो अब इससे क्या होता है कि आपके सेल में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है। इफ़ दिस इज़ योर सेल, तो विद टाइम अगर आप देखें
तो आपके पास अंदर एक पॉजिटिव आयन कम होता जा रहा है। 3 पॉजिटिव आयन आप बाहर भेजते हैं, 2 अंदर लाते हैं। सो अंदर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। बहुत माइनर, दिस इज़ वेरी माइनर। एंड देन बाहर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बाहर अब एक एक्स्ट्रा आयन आता जा रहा है कंपेयर टू द नेगेटिव आयन्स जो कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग थे। ओके, वन थिंग, इससे आपके पास एक वोल्टेज या एक सेल पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। इसको हम लोग कहेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसके गिर जनरेट हो जाता है, जिसकी वैल्यू फॉर न्यूरॉन्स, ये हर सेल में पाया जाता है, लेकिन न्यूरॉन्स में इसका खास एक काम है, डिफरेंट सेल्स में इसका डिफरेंट काम है कि ये वोल्टेज क्यों ज़रूरी है। मतलब हमने बस ये एक वोल्टेज जनरेट करके रखा हुआ है सेल्स में, हमें मुख्तलिफ कामों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इन न्यूरॉन्स इसके अंदर ये तकरीबन होता है -70 मिलीवोल्ट। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि ये एक फिक्स्ड वोल्टेज कैसे है, क्योंकि हम तो कॉन्टिन्यूसली पंप किए जा रहे हैं। सो विद टाइम वोल्टेज को तो इंक्रीज करना चाहिए। तो होता ये है कि जी हाँ, जो सोडियम पोटेशियम आयन्स हैं ये हमेशा चलते रहते हैं, ज़िंदगी भर चलते रहते हैं। आप जब तक ज़िंदा रहेंगे ये हमेशा चलते रहेंगे, कभी भी ये रुकने वाले नहीं हैं। हमेशा 3 सोडियम आयन्स बाहर जाएँगे और 2 पोटेशियम आयन्स अंदर आएँगे। लेकिन होता ये है कि चूँकि आप इनकी कॉन्सन्ट्रेशन को ख़राब कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि जो सोडियम का कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडिएंट है, सोडियम चाहता है कि अब वो इधर से इधर आए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सोडियम हो गया है, यहाँ पर कम। और डिफ्यूजन के थ्रू सोडियम इधर से इधर आना चाहता है, जबकि पोटेशियम इधर से इधर जाना चाहता है थ्रू डिफ्यूजन। नंबर 1 थिंग, यस, क्योंकि पोटेशियम की यहाँ पर कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा हो रही है। लेकिन अनदर थिंग, आपके पास एक ये तो है आपके पास कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडिएंट, आपके पास एक दूसरा चार्ज ग्रेडिएंट भी है। अगर आप देखें तो हमारे पास ये रूल है कि जो पॉजिटिव है दैट ऑलवेज गो, जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वो आपके पास हमेशा जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक जगह अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इस तरह जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है दैट ऑलवेज गोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। दिस इज अ सिंपल रूल, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव रिपेल करता है, वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करता है तो वो नेगेटिव की तरफ जाता है। अब अगर इधर सोडियम ने अंदर की तरफ जाना है तो क्या सोडियम, अब बाहर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और अंदर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है। सोडियम इज़ अ पॉजिटिव आयन, तो जब वो अंदर की तरफ आएगा तो क्या ये उसके जो चार्ज है ये उस चीज़ को फेवर कर रहा होगा? तो बिल्कुल इस कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडिएंट के साथ-साथ सोडियम मज़ीद अंदर आना चाहता है, क्योंकि उसका चार्ज भी ये फ़ोर्स कर रहा है। दिस इज़ द पॉजिटिव, दिस इज़ द नेगेटिव, और सोडियम एक पॉजिटिव आयन है तो उसका चार्ज अपनी फ़ोर्स लगा रहा है इसको यहाँ से यहाँ भेजने में, ऑल्दो ये आ नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर से ये क्रॉस नहीं कर सकता। प्लस पोटेशियम के साथ क्या होगा? पोटेशियम के साथ इसका उल्टा होगा, पोटेशियम का ग्रेडिएंट भी उसको यहाँ पर फ़ोर्स लगा रहा है। तो इसके लिए ये थोड़ा-सा उलट हो गया है, सो इसके लिए एक इक्विलिब्रियम रीच होगा इन दोनों के दरमियान। लेकिन एनीवेज़ आप देख सकते हैं कि ये जो आयन्स हैं ये कभी भी इस स्टेज में नहीं रहना चाहते जिसमें इसने इसको पंप किया है। ये हमेशा चाहते हैं कि ये ब्रेकआउट करें और इधर से उधर जाएँ, इधर से उधर आएँ। सो इनको रखने के लिए ये हमेशा काम करता रहेगा और विद टाइम रूल के मुताबिक एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इन्हीं के दरमियान कुछ लीक चैनल्स भी होते हैं। सो दिस इज़ अ सोडियम लीक चैनल। लीक चैनल एक ऐसा चैनल होता है जिसके थ्रू सोडियम क्रॉस कर सकता है। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन, और ये कोई काम नहीं कर रहा। सोडियम ऑटोमेटिकली अगर मूव करना चाहे थ्रू पैसिव, जो इसका कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडिएंट वगैरह है, तो वो मूव करेगा। एंड देन देयर आर ऑल्सो पोटेशियम लीक चैनल्स। सो पोटेशियम लीक चैनल्स, सो विथ टाइम जैसे-जैसे ये इनको पंप फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 सोडियम को पंप आउट कर रहा है, 2 पोटेशियम को पंप इन कर रहा है, हो सकता है उसी के साथ-साथ सोडियम अंदर भी आ रहा है यहाँ से ऑटोमैटिकली, और मे बी पोटेशियम भी यहाँ से अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, और फिर कुछ देर बाद यहाँ पर स्टेबल कर जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। लेकिन सोडियम तो यहाँ पर हमेशा ही अंदर आता रहेगा। सोडियम कभी रुकना ही नहीं वाला, उसको हमेशा ही फ़ोर्स करता रहेगा अगर ये चीज़ चलती रहेगी तो। सो इवेंचुअली एक इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा जिसके अंदर आपके पास ये पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी। वन मोर थिंग ऐड कर दूँ, हमने भी पढ़ा कि सेल की बाहर वाली जगह पॉजिटिव हो जाएगी और अंदर वाली जगह नेगेटिव। इसका क्या रीज़न है? एक तो हमने इसका वन ऑफ द 2 रीज़न्स देखा है कि बाहर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज फ़ोर्स बढ़ा है, अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। इसका एक सेकंड रीज़न भी है, और वो ये है कि आपके पास ये जो सोडियम लीक चैनल्स हैं, ये थोड़े लेस परमिएबल हैं, यानी ये थोड़ी मुश्किल से सोडियम को लीक करने देते हैं, जबकि आपके पास जो पोटेशियम लीक चैनल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा परमिएबल हैं। पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा आसानी से लीक कर सकता है। सिंस पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा आसानी से लीक कर सकता है, सोडियम को वो लीक नहीं करने देते। मतलब सोडियम लीक ज़रूर करेगा, लेकिन थोड़ी कम मिकदार से लीक करेगा, जो है वो लीक करेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी इधर 1 अगर सोडियम लीक करता है, सो एट द सेम टाइम 2 पोटेशियम बाहर चले जाते हैं लीक करके।
सो एनीवेज़ ये भी एक फ़र्क है जिसकी वजह से मज़ीद आपके पास बाहर पॉज़िटिव होता है और अंदर नेगेटिव, लेकिन दिस इज़ प्रिटी स्मॉल, फिर भी ये मिली वोल्ट्स में है। आम दुनिया में आप इसको जो है वो महसूस नहीं कर सकते। -70 मिलीवोल्ट्स इज़ फॉर न्यूरॉन्स, बाकी सेल्स के लिए किसी के लिए -80 है, किसी के लिए -60, लेकिन इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सो अब हमें इसका फ़ायदा कैसे है? तो अब हमने समझ लिया है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूरॉन अपना जो एक सिग्नल है उसको कैसे ट्रांसमिट करता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल को। सो प्रिटी सिंपली हम लोग मानते हैं दिस इज़ अ न्यूरॉन। हम लोग सिंपल एक ड्राइंग बना रहे हैं। दिस इज़ द इनसाइड ऑफ अ न्यूरॉन, मे बी दिस इज़ एन एक्सॉन, जो भी है। दिस इज़ अ न्यूरॉन और न्यूरॉन ने इस तरफ फॉर एग्जांपल अपना सिग्नल ट्रांसफर करना है, मे बी दिस इज़ गोइंग टू द सीएनएस फ्रॉम अ रिसेप्टर। उसने एक सिग्नल भेजा है, सीएनएस को पता चलेगा अच्छा न्यूरॉन को कोई मसला है। तो ये कैसा करेगा? अगेन अब हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी। अगर आप एक वोल्ट मीटर लेंगे तो आपको मिलेगा -70 मिलीवोल्ट्स, और ये जो -70 मिलीवोल्ट्स है ये आप ले रहे हैं फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ ए माइनस बी, दिस इज़ नॉट बी माइनस ए। सो इन दोनों की जो पोटेंशियल्स हैं दिस इज़ ए माइनस बी नॉट बी माइनस ए। बी माइनस ए के लिए उल्टा हो जाएगा। हमें कैसे पता चल रहा है कि अगर आप खुद देखें दिस इज़ -70 मिलीवोल्ट्स, वी ऑलरेडी नो कि अंदर वाली साइड माइनस है, बाहर वाली साइड पॉजिटिव है। सो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलवेज़ आपके पास ट्रैवल करते हैं फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव। अब अगर तो ये -70 मिलीवोल्ट्स जो है ये बी के लिए होती, यानी ये बी माइनस ए होता, तो फिर आपके लिए ए माइनस बी 70 मिलीवोल्ट्स होता। तो दैट केस में हमारे पास सेंस बनती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ माइनस से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करते और आपके पास जो है वो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही होती। लेकिन चूँकि हमें पता है कि जो भी पॉजिटिव होगा, जो भी साइड पॉजिटिव होती है उसकी हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस हम कन्वेंशन से नापते हैं वो ग्रेटर होती है। सो ये वाली साइड जो है वो ग्रेटर होगी पोटेंशियल में, एंड देन इसकी जो पोटेंशियल होगी न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरल वैल्यू में, दैट विल बी स्मॉलर। तो ऑटोमेटिकली जब आप एक स्मॉल नंबर से एक बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास माइनस आएगा। तो ये माइनस साइन हमें बताता है कि हम इसको अंदर से बाहर की तरफ ले रहे हैं। सो दिस इज द पोटेंशियल -70 मिलीवॉट्स। लेकिन एनीवेज अब होता क्या है, अज्यूम करें कि इधर आपके पास एक रिसेप्टर है। फॉर एग्जांपल ये दिस इज़ अ रिसेप्टर। रिसेप्टर हमने पढ़ा था एक ऐसी चीज़ है जो कि एक चीज़ कोई सेंस करेगी। मे बी आपका ये हाथ था और ये आपके हाथ के ऊपर ये रिसेप्टर न्यूरॉन है, दिस इज़ अ न्यूरॉन। उस न्यूरॉन की वॉल में ये रिसेप्टर लगा हुआ है। ये रिसेप्टर क्या है हम अभी देखते हैं, लेकिन मे बी ये एक थर्मो रिसेप्टर है। मे बी दिस इज़ अ थर्मो रिसेप्टर जो कि टेम्परेचर को सेंस करेगा। सो आपका ये हाथ है, इन केस ये आपके हाथ में लगा हुआ है थर्मो रिसेप्टर, और आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं, मे बी यहाँ पर कोई बहुत गर्म चीज़ आती है। सो इस नर्वस सिस्टम ने आपके ब्रेन को ये मैसेज सेंड करना है ताकि आपका ब्रेन फ़ौरन आपको को हुक्म दे कि मैं यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है और आप अपने हाथ को दूर कर लें यहाँ से। दिस इज़ अ थर्मो रिसेप्टर। ये कैसे काम करेगा अब हम लोग देखेंगे। होगा ये कि रिसेप्टर्स 2 तरीके से हो सकते हैं, हम उनमें से एक तरीका देखने वाले हैं, एक और तरीका हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। लेकिन एनीवेज़ मे बी दिस इज़ गेटेड आयन चैनल। अब गेटेड आयन चैनल क्या है? हमने लीक चैनल्स के बारे में सुना था, लेकिन ये गेटेड आयन चैनल्स हैं। ये चैनल्स इधर क्लोज़ होंगे, इधर ऑन होंगे या फिर ये ऑफ होंगे। ये इनके ऊपर एक गेट लगा हुआ है। अगर तो ये ऑन है, ये आयंस को फ्लो करने देंगे, अगर ये ऑफ है, ये आयंस को फ्लो नहीं करने देंगे। अब आपको ऑटोमेटिकली पता है कि जो लीक चैनल्स हैं और जो सोडियम पोटेशियम पंप हैं उनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम सेट है, हमें उनके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज़ आपके पास दिस इज़ गेट चैनल मान लेते हैं, जो कि मोस्ट केसेस में होता है, दिस इज़ अ सोडियम गेटेड आयन गेटेड चैनल। मानते हैं कि ये खुल जाता है। सो क्या होगा? जैसे ही ये खुलेगा वी ऑल नो कि सोडियम अंदर रश करना चाहता है। हमने जैसे ऊपर देखा उसकी कॉन्सन्ट्रेशन और जो दूसरा ग्रेडिएंट है वो इस तरह से है। सोडियम अंदर इतनी तेज़ी से रश करेगा, इतनी तेज़ी से भागता हुआ आएगा सोडियम अंदर कि कुछ देर के लिए आपके पास ये उलट हो जाएगा। अंदर आपके पास पॉज़िटिव हो जाएगा और बाहर आपके पास माइनस का साइन हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि सोडियम आकर इसको बैलेंस क्यों नहीं करेगा? सो दैट विल बी ड्यू टू पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम का भी कोई ऐसा सिस्टम सेट होगा। लेकिन एनीवेज़ ये इस तरह से रश करके आएगा और अंदर आकर थोड़ी देर के लिए ये इसको पॉज़िटिव कर देगा, एंड देन फिर मान लेते हैं कि ये गेटेड आयन चैनल क्लोज़ हो जाता है, एंड देन फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ वापस -70 मिलीवोल्ट्स पर आ जाएगा, क्योंकि आपका सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो सब कुछ वापस इक्विलिब्रियम पे ले आएगा। लेकिन मानते हैं कि ये जो गेटेड आयन चैनल है दिस इज़ इसके ऊपर एक लिमिट सेट है कि इसने खुलना है
इसने ऑन होना है एट फॉर एग्जाम्पल 38 डिग्री सेल्सियस, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। ये 38 डिग्री सेल्सियस को हमारी बॉडी कोई गर्म चीज़ समझती है। एंड देन इसने इस स्टेज पर जाकर इसने ऑन हो जाना है। ओके, सो मानते हैं कोई गर्म चीज़ आई, इसके ऊपर गर्मी लगी, जैसे ही इसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, ये ऑन हो जाएगा। हमारे पास एकदम रश करेगा अंदर सोडियम आयंस, ढेर सारे हमारे पास सोडियम आयंस अंदर जो हैं वो रश करेंगे इनटू दिस इनसाइड ऑफ दिस न्यूरॉन। क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले हमारे पास इधर जैसे हमने देखा था, मैं इसको ग्राफ पर अगर ड्रॉ करूँ सो दिस विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। इफ दिस इज आवर पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एंड दिस इज विद टाइम, हमने इधर इसको भेजा है। पहले तो ये सब कुछ स्टेबल था एट -70 मिलोवोल्ट, सो सब कुछ इस तरह से जा रहा था स्टेबल। एकदम एक स्पाइक आया है, ड्यू टू आपको कोई गर्म चीज़ लगी है, तो इसके अंदर एक स्पाइक आएगा एंड मे बी दिस राइजेस, और ये जो नॉर्मली ये राइज करता है, इट राइजेस टू अबाउट 30 मिलोवोल्ट। जी हाँ, हर सिग्नल के लिए ये सेम होगा। इट विल राइज टू 30 मिलोवोल्ट्स एंड देन मे बी आप अपने हाथ को हटा लेते हैं, सब कुछ ठंडा हो जाता है और ये वापस से ऑफ हो जाता है। सो मे बी उसके बाद वापस से आपके पास सब कुछ जो है वो क्लियर अप हो जाएगा। दिस विल बी योर स्पाइक जो आपके पास हुई है। अब होगा ये कि ये यहाँ पर से ये जो सिग्नल एकदम से आपके पास पॉजिटिव जो चार्ज है वो अंदर आया था, ये ऑफ कोर्स यहाँ पर डिफ्यूज़ भी करेगा थोड़ी देर के लिए। जो डिफरेंट सोडियम आयंस थे ये थोड़ा यहाँ पर फैलेंगे, चार्ज जो आपके पास चार्ज है वो थोड़ा सा आगे स्प्रेड होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद एंड कर जाएगा, क्योंकि आखिर को वो गेटेड आयन चैनल बंद हो गया है। सो ऑटोमेटिकली आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो उसको इक्विलिब्रियम पे ले आएगा। दिस वॉज एन इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल। इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये क्या, ये बस एक छोटा सा एक स्पाइक आया, दिस वॉज अ सिग्नल, लेकिन इस सिग्नल का ये सिग्नल कभी पहुंच ही नहीं पाएगा सीएनएस तक, कहीं पर ख़त्म हो जाएगा। सो इसके लिए हमारा न्यूरॉन एक ख़ास प्रोसेस करता है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। वो भी यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास चीज़ करेगा। हमारा न्यूरॉन क्या करेगा कि इधर फॉर एग्जांपल आपने सोडियम आयंस रश किए, ओके, तो सोडियम आयंस थोड़ा सा आगे ट्रैवल किए, मे बी इधर तक ट्रैवल किए थोड़ी देर के लिए। जैसे हमने देखा स्पाइक में आपके पास यहाँ पर जो अब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट बिकम्स 30 मिलोवोल्ट्स। ओके, इट बिकम्स 30 मिलोवोल्ट्स। यहाँ पर आपके पास एक मज़ीद गेटेड आयन चैनल होगा। ये अब रिसेप्टर नहीं है और ये टेम्परेचर के साथ नहीं, ये आपके पास वोल्टेज के साथ लिंक्ड है। सो ये भी हो सकता था पहला वाला भी किसी और के साथ लिंक्ड होता, हमने थर्मोरिसेप्टर लिया था, लेकिन दिस वन इज़ लिंक्ड टू वोल्टेज। और ये हम अपने पंप प्रोटीन्स को लिंक कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ, वो भी उसके हम मैं डिटेल में नहीं जान देता, लेकिन मे बी दिस वन टर्न्स ऑन एट 30 मिलोवोल्ट्स, बल्कि नहीं मिली वोल्ट्स, नॉट एट 30, हम लोग कहते हैं एट -55 मिली वोल्ट्स। मैं आपको ओरिजिनल वैल्यू बताऊंगा। एंड देन दिस वन टर्न्स ऑफ एट 30 मिली वोल्ट्स। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब, ऑन हुआ -55 पर और ऑफ हो गया 30 मिली वोल्ट्स पर। तो ये बहुत ही सिंपल है, जब ये इधर पहुंचेगा अराउंड -55 ये ऑन होगा, लेकिन इसकी रेंज है कि ये सिर्फ इस रेंज के दरमियान ऑन रहेगा। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही आपके पास अगर चार्ज ये जो सिग्नल था ये इतना स्ट्रॉन्ग इनफ है, तो ये इधर पहुंचेगा आपके पास आगे, एंड देन जैसे ही ये इधर आएगा वो इसको भी ऑन कर देगा। जैसे ही ये चीज़ ऑन होगी, आपके पास रश करेंगे इनसाइड सोडियम आयंस, जो कि होगा क्योंकि सोडियम अगेन यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ पर आपके पास एक अगेन बूस्ट मिल गया है इस चार्ज को। यहाँ पर ये पहुँचा था, यहाँ पर ये खत्म होने वाला था सिग्नल, क्योंकि आखिरकार वो बंद हो चुका है। आपके पास ये सब कुछ ठीक हो चुका है, मतलब ठीक नहीं भी हुआ तो आखिरकार उसने बंद होना ही था, वो हमेशा तो खुला नहीं रहेगा, बल्कि इसके ऊपर एक रेंज भी होगी। ऑन है अगर 38 डिग्री सेल्सियस पर, तो मोस्ट टाइम दिस इज ऑफ एट एट मे बी, बल्कि इसका कोई टाइम होगा कि 38 डिग्री सेल्सियस पर इतनी देर ऑन रहना है, लेकिन एनीवेज इसने थोड़ी देर बाद क्लोज हो जाना है। तो ये सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगा ये आगे ट्रैवल कर पाए, ये ओपन भी रहे तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि आगे ट्रैवल कर पाए। लेकिन जब ये इधर पहुंचा, अभी हल्का सा ही आगे पहुंचा था, तो एक और गेट आ गया, वो ऑन हो गया, क्योंकि ये सिग्नल हल्का सा भी उसको मिल गया और ये सिग्नल आगे से रीजनरेट हो गया। एंड देन जैसे ही ये 30 मिली वोल्ट्स इधर दोबारा जनरेट होंगे, मिली वोल्ट्स यहाँ दोबारा जनरेट होंगे, यानी कि ये अपनी पीक पर पहुंचेगा जिधर ये पहुंचता है। सो मैं अब इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ करूँगा, लाइक जैसे ये ग्रीन वाला एक हमारे पास वोल्ट मीटर था, नेक्स्ट हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, थोड़ा सा इधर आगे विद टाइम आपके पास नेक्स्ट एक स्पाइक आएगी आपके चार्ज की। ये थोड़ा सा आपके पास मजीद आगे जाएगा, फिर से एक वोल्टेज गेट चैनल आ जाएगा, एंड देन आपके पास मजीद एक स्पाइक आएगी, और आपके पास आपका चार्ज जो आपका सिग्नल है वो आगे ट्रैवल करना शुरू हो गया है थ्रू एन एक्शन पोटेंशियल।
और पीछे पीछे आपके पास सब कुछ स्टेबलाइज होता जाएगा, क्योंकि पीछे आपके पास आयंस चैनल्स क्लोज होते जाते हैं, उधर के सोडियम आयंस सब कुछ स्टेबलाइज करते जाएंगे। तो मुख्तसरन मैं अगर डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूँ जो कि बुक्स में बनाई जाती है, आपके पास ये था आपका न्यूरॉन, इस वजह सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल था आपके पास, माइनस 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 बाय प्लस 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 और नीचे भी प्लस 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 प्लस, राइट। एंड देन ये तो था नॉर्मल। सिग्नल में क्या होगा, आपके पास इधर होगा प्लस 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 एंड देन क्योंकि ये सिर्फ सिग्नल अभी यहाँ पहुंचा है, माइनस 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 प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। सो दिस पार्ट इज योर सिग्नल जो कि अभी यहाँ पर जनरेट हुआ है। थोड़ा सा टाइम को फॉरवर्ड करें तो अब क्या होगा, दिस विल बी प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 एंड देन ये आगे जाएगा एंड देन प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 माइनस 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 एंड देन प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस प्लस। सो सिग्नल नाउ, पहले जो सिग्नल आपके पास इधर था दैट सिग्नल हैज़ नाउ ट्रेवल्ड हियर थ्रू द एक्शन पोटेंशियल जो हमने देखी है। पीछे स्टेबलाइज होते जाने हैं चीज़ें क्योंकि आयन चैनल आपके पास क्लोज हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पम्प वापस इक्विलिब्रियम रिस्टोर कर देता है। दिस मूव्स अहेड और इस तरीके से आपके पास आपका जो सिग्नल है दैट विल मूव अहेड। सो सिंपली ऑल्दो एसएलओ ये चीज़ डिमांड नहीं कर रहा था इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन, उसने सिर्फ ये कहा था कि आप इस चीज़ को स्टेट करें, लेकिन चूंकि ये बुक्स में मौजूद है तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। सो एनीवेज हमने देख लिया है कि नर्व इम्पल्सेस आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट ट्रैवल अक्रॉस द न्यूरॉन। आपका एक सिग्नल लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके जहन में आ सकती है कि हमारे पास जो सिग्नल है वो हर बार सेम है। आपके पास आपकी आंख ने डिटेक्ट किया लाइट को, आपके पास आपका सिग्नल सेम था, यही 30 मिलीवोल्ट्स तक सिग्नल था, इसी सेम इंटेंसिटी का सिग्नल था और बिल्कुल हमेशा ऐसे ही होगा क्योंकि हमेशा आपके पास सोडियम आयंस चैनल्स खुल रहे हैं, तकरीबन वही सेम चीज़ हो रही है। आपके कानों ने डिटेक्ट किया साउंड को, तब भी सेम सिग्नल था। आपने किसी स्पाइडर को डिटेक्ट किया कि वो आपकी टांग पर चल रहा है, तब भी सेम सिग्नल था। तो ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि ये सिग्नल लाइट के लिए है या साउंड के लिए या स्पाइडर के लिए? तो बहुत ही सिंपल है, ब्रेन ये देखेगा कि वो सिग्नल आ कहाँ से रहा है, पहले वो किस नर्व से आ रहा है। अगर वो आ रहा है ऑप्टिक नर्व से तो क्लियरली वो सिग्नल लाइट के बारे में। अगर तो वो आ रहा है साउंड की जो भी नर्व है ना, ऑडिटरी नर्व, उससे आ रहा है। सो एनीवेज वो उस नर्व को चेक करेगा कि ये नर्व आती कहाँ से है, नंबर 1। नंबर 2 वो उस नर्व की उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को जो है वो चेक करेगा। अगर तो फॉर एग्जांपल सिग्नल थोड़ा फॉर एग्जांपल आपने सिग्नल थोड़ा वीक दिखाना था कि अभी इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, लाइट बहुत कम बड़ी है, तो ये सिग्नल ऑटोमेटिक, ये सिग्नल वीक नहीं होगा लेकिन इस सिग्नल की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। हो सकता था पहले 1 सेकंड में आपके पास अगर आपका नर्वस सिस्टम 3 सेकंड भेज रहा था, सो पहले आपके पास ये कम लाइट में इतने भेजता है, सो मे बी 1 सेकंड में अब पता नहीं मैं इसको लिख कैसे लाऊँ, लेकिन 3 पर सेकंड, अगर पहले 3 ये सिग्नल सेंड कर रहा था पर सेकंड आपके पास इन नॉर्मल लाइट, सो मे बी ये ह्यूज लाइट में ये सेंड कर देता है 4 पर सेकंड। मतलब ये मैं सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन दे रहा हूँ, मे बी 9 पर सेकंड। तो ब्रेन को सिग्नल तो सेम मिल रहा है लेकिन वो चेक करेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, दिस मीन्स कि लाइट बढ़ गई है, और वो किस नर्व से आ रहा है ये उसको तमाम इसकी डिटेल देगा। सो सिग्नल हमेशा आपके पास सेम रहेगा, जो आपके पास सिग्नल आ रहा है वो चाहे जिस चीज़ का भी हो वो सेम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी लोकेशन ये बताएगी कि वो सिग्नल किस बारे में है। ओके, नेक्स्ट एसएलओ। एंड बिफोर द नेक्स्ट एसएलओ एक चीज़ जो मेरे ध्यान में आई, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं बताऊंगा। हमने देखा था एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, वी हैड द सोमा, राइट। इसके साथ हमारे पास ये डेंड्राइट्स थे जो एक मल्टीपोलर स्ट्रक्चर था। इसके अलावा बायपोलर और यूनिपोलर भी देखे थे हमने, लेकिन ये कॉमनली हमारे पास ये होता है, मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, दैट इज दिस वे, these are the dendrites। एंड देन हियर आपके पास इधर आपके पास एक एक्सॉन था जहाँ से आपके पास बुनियादी तौर पर आपके सिग्नल ने ट्रैवल करना था। सिग्नल कौन सा होगा वो अब आपको पता है, बहुत डिटेल से पता है कि कौन सा सिग्नल होगा। इट विल बी एन एक्शन पोटेंशियल। ये सिग्नल आपके पास बहुत लंबा होगा, इट विल गो लाइक
मे बी 1 मीटर कभी-कभी जा सकता है। यहाँ पर तो ऑफ कोर्स हम छोटा ड्रॉ करते हैं, देन इसके आगे जाकर आपके पास आपके एक्सॉन टर्मिनल्स आ जाएँगे। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी डायग्राम है। एनीवेज़ दिस इज़ अ सिंपल न्यूरॉन, दिस इज़ योर सोमा, बीच में न्यूक्लियस है एंड देन दिस इज़ योर एक्सॉन। हमने देखा था कि फॉर बेटर कंडक्शन, क्योंकि वो एक सिग्नल है और आपको पता भी है वो सिग्नल कैसा है। फॉर बेटर कंडक्शन हम लोग इसके ऊपर एक इंसुलेटेड शीट लगाते थे जिसको हम लोग कहते थे मायलिन शीथ। मायलिन शीथ जो कि आपके पास सीएनएस में बनी होती थी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की, अ, और आपके पास पीएनएस में बनी होती थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स की। हमने देखा था कि उनके बीच में कुछ गैप्स होती थी जिनको हम लोग नोड्स ऑफ रैनविए कहते थे। उनका क्या मकसद था? सो समथिंग लाइक दिस। आपके पास बीच में यहाँ पर कुछ गैप्स मौजूद थी जिसको हम लोग कहते थे नोड्स ऑफ रैनविए। इनका क्या पर्पस था? क्यों ना हम एक सिंपल लंबा सा शीथ लगा दें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो अब आप देखेंगे सिग्नल ट्रैवल कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्यों एक इंसुलेटेड शीट लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है दैट सिग्नल इज़ अ एक्शन पोटेंशियल। जब वो इतनी थोड़ी सी देर उसको अभी एक नए गेटेड चैनल की ज़रूरत नहीं है, तब तक कोई आयन्स इधर-उधर लीक ना हो जाएँ। सबसे नंबर 1 चीज़। लेकिन हमें एक एक्शन पोटेंशियल चाहिए, एक इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये इधर से शुरू होगा, शुरू ये यहाँ से होगा, इधर से ये ट्रैवल करता-करता जब इधर पहुँचेगा, इधर से ये हल्का सा ही ट्रैवल करेगा। मेन इसने जो डिस्टेंस तय करनी है वो इधर है। सो इधर जब इधर से आपके पास ये शुरू होगा तो ये सिग्नल कभी पहुँच ही नहीं पाएगा विदाउट एन एक्शन पोटेंशियल। ये यहाँ से शुरू होगा, थोड़ी देर बाद इसको एक बूस्ट की ज़रूरत होगी, फिर एक बूस्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन वो बूस्ट कहाँ से इसको मिलेगा? वो इसको मिलेगा थ्रू सम गेटेड चैनल्स। और वो गेटेड चैनल्स ही वो जगह है जहाँ पर आपको इंसुलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इंसुलेशन से तो चार्ज ही नहीं पास कर सकेगा, तो वो उधर से कभी सोडियम आयंस ही नहीं आ सकेंगे। तो यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर होता ये है कि आपका सिग्नल ट्रैवल करता है एंड देन एक एक्शन पोटेंशियल के थ्रू आपको एक बूस्ट मिलता है। वही जो हमने सोडियम आयंस का देखा था कि थोड़ी देर बाद एक गेटेड चैनल्स आ रहे थे, जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे, फिर एक बूस्ट मिलेगा एंड देन फिर ये आगे जाएगा। तो ये उनके लिए जगह है। प्लस सोडियम, पोटेशियम पंप्स वगैरह और जितने भी और पंप्स हैं आपके पास, लीक चैनल्स हैं, वो सब यहाँ पर पाए जाएँगे। उनकी ज़रूरत है, उनके बगैर ये काम ही नहीं करेगा। वो इधर तो नहीं पाया जा सकता क्योंकि इंसुलेशन है, चार्ज ही नहीं ट्रैवल कर सकता। सो वो जो जितनी भी आपके पास चार्ज की चीज़ें हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बूस्ट वाला पार्ट, वो आपके पास इधर पाया जाएगा। क्योंकि अगर ये सिंपल एक इस तरह की चीज़ होती तो कभी इन द फर्स्ट प्लेस सिग्नल ही ना ट्रैवल कर सकता। और इधर से आपके पास दिस इज़ एक्सॉन हिलॉक, जहाँ से ये शुरू होगा एंड देन फिर ये इधर तक जाएगा। तो अब आपको पता है कि जो आपके पास माइलिन शीथ है, क्यों उसके दरमियान कुछ नोड्स हैं, नोड्स ऑफ रैनविए, क्योंकि आपके पास एक एक्शन पोटेंशियल है और आपको बीच-बीच में कुछ-कुछ जगह चाहिए अपने सिग्नल को बूस्ट करने के लिए और बाकी जितने भी आपके पास पंप्स वगैरह हैं, उनको रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट है चलो। डिफाइन एंड स्केच सिनैप्सेस और दूसरा है इंट्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर्स। मैंने इन दोनों को साथ-साथ लिखा है क्योंकि ये दोनों तकरीबन एक ही टॉपिक का हिस्सा हैं, एक ही हम बाद में इसको कवर कर लेंगे। सो व्हाट इज़ अ सिनैप्स? सबसे पहले हमने देख रखा है अपना न्यूरॉन, जो मैं बहुत ही सिंपली यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। दिस इज़ द सोमा, दिस इज़ द एक्सॉन एंड दिस इज़ द एक्सॉन टर्मिनल। बहुत ही सिंपली दिस इज़ द न्यूरॉन, जो जिस तरह से ड्राइंग्स में इसको ड्रॉ किया जाता है। जब आप छोटी ड्राइंग्स बनाते हैं, आप इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ अ मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब न्यूरॉन ने ऑफ कोर्स आपके पास सिग्नल ट्रांसफ़र करना है। मोस्ट कॉमनली न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, यहाँ पर आपके पास डेंड्राइट्स होंगे, उनकी उसके ऊपर एक और एक्सॉन टर्मिनल आ रहा होता है एंड देन ये एक और न्यूरॉन होता है। इफ दिस इज़ एन इंटर न्यूरॉन, सिंपली सिग्नल को ट्रांसफ़र करना है तो इस तरह से सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाएगा। इफ दिस इज़ नॉट एन इंटर न्यूरॉन, सो मे बी दिस इज़ द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन है तो मैं इसको थोड़ा-सा ठीक ड्रॉ करता हूँ। सेंसरी न्यूरॉन है सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। इसको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, एक लूप बनाया जाता है एंड देन फिर जाकर आपका एक्सॉन टर्मिनल हमने देखा था। दिस इज़ अ यूनिपोलर न्यूरॉन। हमें पता है सेंसरी न्यूरॉन्स आर यूनिपोलर। इधर आपके पास डेंड्रॉन होगा। इन दिस केस अगेन आपके पास अब आपके पास यहाँ पर से सिग्नल ये लेके जा रहा होगा टू अ रिसेप्टर, लेकिन अगेन आगे आपके पास एक न्यूरॉन नहीं आना है, इंटर न्यूरॉन होगा जिसने आना है, जिसको हम लोग को मज़ीद थोड़ी डिटेल में देखते हैं अगले एसएलओ में। लेकिन एनीवेज़ सिग्नल आपके पास एट दिस पॉइंट, जब उसने एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जंप करना है, या इधर सिग्नल ने एक रिसेप्टर से एक न्यूरॉन में जंप करना है। पहले हम लोगों ने एक रिसेप्टर की टाइप देखी है जिसके अंदर रिसेप्टर न्यूरॉन की ही सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एम्बेडेड था, वो तो ठीक था। लेकिन अक्सर औकात न्यूरॉन आपकी सेल वॉल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एम्बेडेड नहीं होता। रिसेप्टर आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एम्बेडेड नहीं होता, वो अलग से एक सेल होता है और वो यहाँ से एक सिग्नल भेजता है आपके एक गेटेड चैनल को और फिर ये शुरू होता है। पहले एक गेटेड चैनल ही रिसेप्टर था, लेकिन अक्सर औकात रिसेप्टर कोई और सेल है, वो आपको सिग्नल भेजेगा गेटेड चैनल को ताकि वो खुल जाए। सो इस तरह से भी
ये सिग्नल हवा से कैसे जाएगा? क्योंकि मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये जंप कैसे करेगा? बुनियादी तौर पर हम जो बात देखना चाहते हैं। सो मानते हैं दैट दिस इज़ एन एक्सॉन टर्मिनल, बहुत ही ज़ूम्ड अप वर्ज़न है। हम स्केच करने लगे हैं अब। सो दिस इज़ एन एक्सॉन टर्मिनल। या आपके पास जो न्यूरॉन है, आपका यहाँ पर जो ख़त्म हो रहा है दिस पॉइंट, ये मैंने बहुत ही छोटा पॉइंट है, उसको मैंने इतना ज़ूम आउट किया है। एंड देन आपके पास एक नेक्स्ट न्यूरॉन का मे बी डेंड्राइट है, या आपके पास कोई मसल सेल है, लेकिन जो भी है, मैं एक डेंड्राइट बना रहा हूँ एक नेक्स्ट न्यूरॉन का, मे बी समथिंग लाइक दिस। इसको किसी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ समथिंग लाइक दिस। सो एनीवेज़ यहाँ पर जैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर आपके सिग्नल ने जंप करना है। ये कैसे होगा? एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इन दोनों न्यूरॉन्स को जोड़ दें, सिग्नल ऑटोमैटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा, वही एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे भी होता है। अक्सर बहुत ही रेयरली एक्चुअली आपके पास जब न्यूरॉन के सिग्नल ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, तो ये आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ही कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट केसेज़ में हम ऐसा नहीं करते हैं। इसका बहुत एक सिंपल रीज़न है जो हम अभी देखेंगे। हम लोग इसको एक केमिकल सिग्नल के थ्रू इस जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करते हैं, आगे ये फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाएगा, केमिकल सिग्नल। हाउ? लेट अस देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये जगह जहाँ पर एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं सिनैप्स। इस जगह को, इसको हम लोग कहते हैं प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, क्योंकि ये पहले आ रहा है सिनैप्स से। एंड देन इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। ओके, एंड देन इनके दरमियान एक छोटी-सी आपके पास जगह मौजूद है, जिसको हम लोग कहते हैं द सिनैप्टिक क्लेफ्ट। बहुत ही छोटी जगह है, माइक्रोस्कोपिक जगह है, मेबी एक सेल से भी छोटी होगी। सिनैप्टिक मेबी आप तकरीबन आप इसको समझ सकते हैं जैसे ये जुड़े हुए हैं, सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास सिग्नल कैसे ट्रैवल करेगा? थोड़ा-सा मेबी आपको कन्फ्यूज़िंग लगे, कुछ नई चीज़ें आएँगी, लेकिन हम लोग इसको आसानी से समझ लेंगे। ओके, होगा ये कि जब आपके पास आपका सिग्नल आ रहा था, आपकी एक्शन पोटेंशियल इधर तक वो पहुँची। इधर आपके पास क्या था? आपके पास बुनियादी तौर पर इधर से जो हमने देखा था प्लस, 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 बुनियादी तौर पर आपके पास सोडियम आयन्स हैं, जो कि वो गेटेड चैनल से आ रहे हैं, जो आपके पास ज़्यादा मिकदार में है, राइट? इधर आपके पास ढेर सारे सोडियम आयन्स फ्लड इन कर रहे हैं। दिस इज़ योर एक्शन पोटेंशियल, आपका वो सिग्नल है जो आ रहा है। आगे ये क्या करेगा? एक तो तरीका था ये यहीं पर आगे कंटिन्यू करता रहता, लेकिन वो अब नहीं कर पाएगा, आगे आकर एक दीवार आ गई है। सो यहाँ पर अब आपके पास सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कुछ आयन चैनल्स होंगे। आयन चैनल्स होंगे, वही गेटेड चैनल्स होंगे, लेकिन ये सोडियम के गेटेड चैनल्स नहीं होंगे। अब तक जो गेटेड चैनल्स आ रहे थे दे वर सोडियम्स, अब गेटेड चैनल्स थोड़े से डिफरेंट हो जाएँगे। ये गेटेड चैनल्स अब जो आना शुरू होंगे, दे विल बी कैल्शियम 2+ गेटेड चैनल्स। हो सकता है आप थोड़े परेशान हो गए, अब कैल्शियम कहाँ से आएगा, लेकिन इतना कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है, प्रीटी सिंपल। कैल्शियम के लिए भी एक पंप मौजूद होता है, और ये हर जगह नहीं, मतलब खास-खास जगहों पर मौजूद होता है, जैसे इधर। कैल्शियम का भी एक पंप मौजूद है, कैल्शियम आयन्स पंप। बिल्कुल सोडियम, पोटेशियम कम मिलता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, इसने सिर्फ़ कैल्शियम आयन्स को बाहर पंप करना है, ओके? इसने और कोई काम नहीं करना। ये भी थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन करेगा और वगैरह पोटेंशियल्स में, लेकिन इसका काम सिर्फ़ ये है कि उसने किसी और आयन को बाहर से अंदर नहीं लाना है, सिर्फ़ इसने कैल्शियम को बाहर पंप करना है, प्रीटी सिंपल। यहाँ पर आपके पास कुछ पंप्स लगे होंगे, कैल्शियम पंप्स। अगेन कैल्शियम पंप्स की वजह से अब कैल्शियम भी अंदर रश करना चाहता है थ्रू दिस गेट चैनल। कुछ आपके पास लीक चैनल्स होंगे जिनसे ये इक्विलिब्रियम बैलेंस है, लेकिन कैल्शियम यहाँ से रश करना चाहता है अंदर, लेकिन ये बंद है। अब क्या होगा कि अब आपके पास जैसे ही ये चार्ज इधर पहुँचता है, तो ये कैल्शियम का भी एक वोल्टेज गेटेड चैनल होगा। उसमें भी ये किसी एक ख़ास वोल्टेज पे जाकर खुल जाता है, जो कि आइडियली आपके पास सोडियम का तो -55 मिली वोल्ट्स था, यहाँ पर भी कुछ होगा। लेकिन एनीवेज़ जब ये यहाँ पर चार्ज पहुँचेगा, तो ये खुल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज गेटेड है। आपके पास फ्लश इन करेंगे कैल्शियम आयन्स। यहाँ पर आपके पास जो सिग्नल था, वो सोडियम से कैल्शियम आयन्स के हाथों में आ चुका है। अब यहाँ पर आपके पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि आपके पास यहाँ पर एट द एंड कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, जिनको हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिंपली सम मॉलिक्यूल्स, और वो कुछ वेसिकल्स में मौजूद होंगे, क्योंकि जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी दूसरे सेल में आता है, वो एक वेसिकल, एक
गुब्बारा आप समझ सकते हैं, उसके अंदर बंद होता है। सो ये वेसिकल होगी, इसके अंदर ढेर सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सेल्स हैं और इनके खास नाम होते हैं। हर न्यूरोट्रांसमीटर एक खास फंक्शन के लिए आपने सुने होंगे डोपामीन वगैरह, दिस आर ऑल न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो यहाँ पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होंगे बिल्कुल इस सेल मेम्ब्रेन के साथ ही, और इनके साथ कुछ प्रोटीन्स मौजूद होंगे जो इनको कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। इसका एक तरीका होता है, यानी कि पहले इनको इस तरह से मर्ज कर दिया जाएगा इसकी वेसिकल को विद द सेल मेम्ब्रेन इस प्रोटीन्स के ज़रिए से। सो अब ये सेल मेम्ब्रेन पहले इस तरह थी, अभी यहाँ से टूट चुकी है, देन ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर निकल जाएंगे। लेकिन एनीवेज ये होगा तब जब कैल्शियम इन प्रोटीन्स के साथ आकर चिमटेगा। सो जब कैल्शियम इतना ज़्यादा रश किया तो अब कैल्शियम आसानी से आकर इन प्रोटीन्स के साथ जो है वो चिमटेगा, एंड देन ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया, कैल्शियम ने अपना काम बखूबी निभाया और आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर आ चुके हैं। सिग्नल आपके पास इलेक्ट्रिकल से केमिकल हो चुका है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स मॉलिक्यूल्स हैं, वो केमिकल मैसेंजर्स हैं। लेकिन बहुत ही सिंपली इन्होंने सिर्फ इस जगह को ट्रैवल करना है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट को, एंड देन आगे जाकर इधर आकर अगेन कुछ सोडियम आयन पंप्स होंगे और उनको उन्होंने सोडियम आयंस गेटेड चैनल्स होंगे, उनको उन्होंने ट्रिगर कर देना है, एंड देन आपके पास अगेन एक एक्शन पोटेंशियल के थ्रू चार्ज आकर ट्रैवल कर जाएगा। या फिर न्यूरोट्रांसमीटर अक्सर एक दूसरा काम भी करते हैं, एक शरारत करते हैं, वो ये करते हैं कि कभी-कभी आपके पास आपके सेल मेम्ब्रेन में पोटेशियम गेटेड चैनल्स भी होते हैं। सो दीज़ आर पोटेशियम गेटेड चैनल्स, ये भी मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आप इनको छेड़ेंगे सो आपके पास जो आपका चार्ज है वो उलट जाएगा, या वो आपका जो सिग्नल था वो एक्चुअली में रुक जाएगा। वो आगे बढ़ने के बजाय मज़ीद वीक हो जाएगा, उसका बढ़ना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप सोडियम अब उसको उलट जा रहे हैं, पोटेशियम मोस्ट कॉमनली बाहर जाने की कोशिश करेगा अपने कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू। जो चार्ज ग्रेडियंट है वो काफ़ी हद तक उसको बैलेंस आउट कर देगा। लेकिन एनीवेज़ इस तरीके से आप जो सोडियम के थ्रू आपका मेन चार्ज ट्रांसफ़र होना था, आप उसको भी रोक रहे हैं। सो इस तरीके से 2 काम यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स कर सकते हैं। ईदर ये होंगे एक्साइटेटरी, जब ये आपके सिग्नल को मज़ीद एक्साइट करेंगे, सोडियम आयंस को यहाँ पर जाकर उनके साथ अटैच होंगे और सोडियम आयंस को ट्रिगर करेंगे मज़ीद एक्शन पोटेंशियल चलाने के लिए, या फिर ये होंगे इनहिबिटेटरी, ये रोकेंगे, इनहिबिट करेंगे और ये पोटेशियम आयंस को चला देंगे और इस सिग्नल को ख़त्म कर देंगे। तो यही फ़ायदा है कि आपने क्यों यहाँ से ट्रांसफ़र हुए आप एक केमिकल मैसेंजर में एंड देन एक इलेक्ट्रिकल मैसेंजर में, क्योंकि थ्रू केमिकल मैसेंजर आप अपने सिग्नल को हर तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहते थे कि वो सिग्नल मज़ीद आगे ना जाए, मे बी कोई ऐसा सिग्नल था जो आप नहीं चाहते थे, तो आप वो ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाएगा। आप चाहते थे वो मज़ीद आगे जाए, आप उसको एक्साइट कर देंगे। आप उसको थोड़ा-सा ऑल्टर करना चाहते थे, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप जिस तरह से उस सिग्नल को करना चाहते थे, वो कर सकते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का ये फ़ंक्शन है, इसीलिए आपकी बॉडी में होते हैं कि आप अपने सिग्नल को अपने मुताबिक चेंज कर सकें। और जो डिफरेंट ड्रग्स होती हैं उनका भी यही काम होता है कि वो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेप्लिकेट करते हैं। बॉडी को लगता है कि अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे निकोटीन, उसको लगता है कि ये अब हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। सो वो उनको समझ लेता है और आपका सिग्नल उसके मुताबिक चेंज हो जाता है और आपको फिर एक ख़ास किस्म की फीलिंग आती है, क्योंकि आपका सिग्नल चेंज हो जाएगा। तो एनीवेज़ इसकी ये कुछ इस किस्म की साइंस है। बट दिस इज़ द सिनैप्स, और इस तरह से आपके पास आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल, फ्रॉम सिनैप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। ओके, इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एसएलओ पर। नेक्स्ट एसएलओ और इस पार्ट का फाइनल एसएलओ, बाकी जितने एसएलओ रह गए हैं 2 एसएलओज ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एक्सप्लेन थ्रू स्केचिंग अ डायग्राम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम व्हेन अ पर्सन एक्सीडेंटली टचेस समथिंग पेनफुली हॉट एंड विथड्रॉज देयर हैंड एज अ रिफ्लेक्स। तो मैंने डायग्राम ऑलरेडी बताई है। ये कह रहे हैं कि जब आप एक बहुत ही गर्म चीज़ को टच करते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल, और आप अपने हाथ को फ़ौरन पीछे कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, और इसको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें कि अपना नर्वस सिस्टम आपको यहाँ पर कैसे बचाता है। ओके, सबसे पहले जो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन। आपके पास 2 एक्शंस होते हैं, कुछ होते हैं वॉलंटरी जो आप खुद सोच समझ कर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चलते हैं, आप कुछ खाते हैं, आप जो काम भी खुद से सोच कर करते हैं, जो आप खुद चाह कर करते हैं, दैट इज़ एन वॉलंटरी एक्शन। लेकिन बहुत से ऐसे एक्शन हैं जो कि इनवॉलंटरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रीथिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हार्ट रेट, फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेशन। ये आप खुद से अपने पेट को हुक्म नहीं देते कि आप इसको डाइजेस्ट करो। आप खुद से अपने लंग्स को हुक्म नहीं देते कि आप इस तरह से हवा अंदर लो, इस तरह से बाहर लो। और इसी तरीके से ये वाला एक्शन भी एक इनवॉलंटरी एक्शन है। हो सकता है आप सोच रहे होंगे ये एक इनवॉलंटरी एक्शन कैसे है? जब आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो आप हाथ पीछे करते हैं, आपको अक्सर लगता है कि आप खुद हाथ पीछे कर रहे हैं, लेकिन आप खुद हाथ पीछे नहीं करते हैं।
जब भी आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ये एक नेचुरल चीज़ है कि वो आपके हाथ को पीछे कर देगा। आप अगर अपने हाथ को रोकना चाहेंगे तब भी नहीं रोक पाएँगे। अगर आप खुद से कॉन्शियसली खुद से हाथ नहीं डालते आग में, अगर आप खुद से हाथ डालते हैं आग में, आपको पता है कि अब मेरा बॉडी मुझ पे ज़ोर लगाएगी इसको पीछे करने में, तब तो हो सकता है आप इसको रोक लें। लेकिन अगर आप कोई और काम कर रहे थे, आप अनकॉन्शियस थे, एकदम आपका किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगा, तो कभी भी आप इसको चीज़ को नहीं रोक सकते, ये हमेशा होगा। ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है। यहाँ हम लोग कहते हैं इसको एक रिफ्लेक्स एक्शन, बिकॉज़ के एक ऐसा इनवॉलंटरी एक्शन जो कि जो कि रिस्पॉन्स हो टू एन एक्सटर्नल स्टिम्युलस, दैट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि आपका नर्वस सिस्टम करता है। कैसे? तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे खुद बताएँ यहाँ पर क्या होगा? आपके पास एक सेंसरी न्यूरॉन होगा, एक थर्मोरिसेप्टर होगा, जो इस चीज़ को सेंस करेगा। आपके पास एक सेंसरी न्यूरॉन होगा, जो यहाँ से चलेगा, इस तरीके से वो आपके पास जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड तक। तो वो यहाँ से चलेगा एंड इट विल गो टू योर स्पाइनल कॉर्ड। पूरी एक लेंथ ट्रैवल करके आपकी आर्म की ये जाएगा टू योर स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पर मैंने लूप क्यों बनाया है? दिस इज़ अ सेंसरी न्यूरॉन, दिस इज़ अ यूनिपोलर न्यूरॉन। तो ये आपकी सेल बॉडी है, जैसे हमने पढ़ा था। यहाँ पर ये पहुँचेगा इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी इस केस में। इधर एक अंदर एक इंटर न्यूरॉन या एक रिले न्यूरॉन होगा जो कि मल्टीपोलर होगा। इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करना है। यहाँ पर से होना तो ये चाहिए था कि एक रिले न्यूरॉन इस इन्फॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक ले जाता, जो कि हर हाल में जो कि हर केस में होता है। आप कोई भी काम करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड आके ब्रेन तक पहुंचाता है। लेकिन इन रिफ्लेक्स एक्शंस आपको इमीडिएट एक्शन करना है। आप ब्रेन का इंतजार नहीं कर सकते कि वो आपको कमांड दे, क्योंकि वॉलंटरी एक्शन आपने करना नहीं। हाँ, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाएगी ज़रूर, थोड़ी देर बाद आप सोचेंगे कि अच्छा मैंने ये करना है, इस पे पानी डालना है या जो भी करना है। लेकिन जैसे ये यहाँ पर पहुँचेगा, तो बजाय इसके कि ये ब्रेन का वेट करें, एक और इंटर न्यूरॉन, मे बी यहाँ से एक और इंटर न्यूरॉन इसको ब्रेन तक भी ले जाएगा, लेकिन एक और इंटर न्यूरॉन ब्रेन का कमांड का वेट किए बगैर यहाँ पर से इसको भेजेगा इस तरफ, इस सिग्नल को। एंड देन आगे से एक मोटर न्यूरॉन विदाउट एनी ब्रेन इंस्ट्रक्शन स्पाइनल कॉर्ड खुद से ही काम कर देगी कि ये सिग्नल डायरेक्टली टू अ मोटर न्यूरॉन जाएगा। मोटर न्यूरॉन भी मल्टीपोलर होते हैं। एंड देन दिस विल डायरेक्टली गो टू योर बाइसेप मसल। मैं थोड़ा-सा गलत बना रहा हूँ, यानी कि समथिंग लाइक दिस विल गो टू योर बाइसेप मसल। और आपको बाइसेप मसल को डायरेक्टली कमांड मिल जाएगा कि इसको पुल अप करो। मसल एक इफेक्टर होगा, तो यहाँ पर आपके पास जो स्टिम्युलस था, जो आपके पास रिसेप्टर था, दैट वाज़ द थर्मोरिसेप्टर। इफेक्टर आपके पास ये मसल है। तो आपके मसल को ये हुक्म देगा और आपको मसल आपके हाथ को ऊपर पुल कर देगा और आप अपना हाथ ऊपर कर लेंगे। जो जो भी करस्पॉन्डिंग मसल होगा उसको ये हुक्म चलाया जाएगा। ब्रेन थोड़ी देर बाद उसको समझ आएगी कि क्या हुआ है और आप फिर सोचेंगे कि अब इस पे पानी वगैरह डालते हैं। लेकिन ये जो चीज़ हुई है, जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, ये ब्रेन को बताए बगैर स्पाइनल कॉर्ड ने खुद ही इसका हुक्म दे दिया, क्योंकि हमें बहुत जल्दी अपने हाथ को पीछे करना है। इसलिए आप इसमें खुद सोच कर भी इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये आपको कभी बताएगा ही नहीं कि मैं ये करने वाला हूँ। हाँ, अगर आप खुद से आग में हाथ डाल रहे थे, आप कॉन्शियस थे, तो आप इस सिग्नल को यहीं पर रोक लेंगे, यानी कि खुद से ताकत लगाकर ये सिग्नल जाएगा ज़रूर, लेकिन आप एक और सिग्नल भेज देंगे जो इसको रोक लेगा। लेकिन एनीवेज़, दिस इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो होल थिंग है, ये जो एक तरह से एक आर्क बनी है, दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। तो एनीवेज़, इनको लेबल करते हैं। दिस इज़ द सेंसरी न्यूरॉन, दिस इज़ द रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, एंड दिस इज़ द मोटर न्यूरॉन। अक्सर नॉर्मली आपके पास एक रिफ्लेक्स आर्क में यही 3 न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन कभी-कभी आपके पास सिर्फ़ 2 भी हो सकते हैं। सिर्फ़ सेंसरी और सिर्फ़ मोटर न्यूरॉन भी पॉसिबल है कि ये सेंसरी यहीं पर डायरेक्टली मोटर से कनेक्ट हो जाए, ऑल्दो मोस्ट केसेस में एक इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व्ड होता है। तो एनीवेज़, ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट दिस इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन जो आपकी बॉडी खुद से कर देती है। कोई ऐसे स्टिम्युलस को जिसके थ्रू आपने बहुत जल्दी से आपने रिस्पॉन्ड जो है वो करना होता है, जिसमें आपने ब्रेन का वेट नहीं करना होता। ये सिर्फ़ इसकी एक एग्ज़ाम्पल थी। ओके, इसके साथ ही हमारे पास हमारे एसएलओएस का ये पार्ट खत्म हो गया। थैंक यू।